Hello everyone, my name is Bharat Lal. I am Assistant Professor Contractual Faculty, Department of Electrical Engineering, IIT Lucknow. In the last class, we have discussed about single phase full wave control rectifier with resistive load, and in this lecture we will see same thing, that is single phase full wave control rectifier with resistive inductive load and semi converter. Okay. तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर में जब हम लोग आर एल लोड अप्लाई करते हैं तो उसके आउटपुट वेव फॉर्म में क्या क्या चेंजेस आते हैं और उसका आउटपुट वेव फॉर्म कैसे अपीयर होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं आपकी कि जब हम लोग आर एल लोड अप्लाई करेंगे एक सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के अक्रॉस में, तो उसमें क्या होगा आपका कि इंडक्टेंस के कारण, यानी कि अगर इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है या जो हम लोग एल यूज कर रहे हैं अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो वो ज़्यादा टाइम ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करेगा और ज़्यादा ड्यूरेशन तक क्या करेगा, करंट को कंटिन्यूस बनाए रखेगा। तो इसमें हमें दो टाइप के करंट्स मिलते हैं, एक को बोलते हैं डिसकंटिन्यूस करंट और एक को बोलते हैं कॉन्टिन्यूस करंट। ओके, तो इसमें मेनली हमें दो चीज़ें पढ़नी है, एक डिसकंटिन्यूस करंट के बारे में और एक कॉन्टिन्यूस करंट के बारे में। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा जो इंडक्टर है उसकी वैल्यू कितनी है या इंडक्टेंस कितना है उसका, उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिसकंटिन्यूस करंट। लोड करंट फॉर अ कंट्रोल्ड फुल वेव रेक्टिफायर विथ एन आर एल लोड सोन इन फिगर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सर्किट डायग्राम दिया है, इसमें हमने एक साइनोसोडल सोर्स लिया है वी एस इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे हमने 4 थायरिस्टर यूज किए हैं एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए। यहाँ पे आपका T1, T3, T4 एंड T2। तो कुछ इस प्रकार से इसका सर्किट डायग्राम है। हमने यहाँ पे एक साइनोसोडल एसी वोल्टेज सोर्स लिया है और 4 थायरिस्टर लिए हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, T1, T2, T3, T4। ओके, तो और हमने लोड यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं कि हमने एक रजिस्टिव इंडक्टिव लोड लिया है जिसको यहाँ पे लिखा हुआ R और L। ओके, अब इसमें ये हम लोग ये कैसे ऑपरेट करेगा या कैसे ऑन होगा, तो होता क्या है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा साइनोसोडल एसी इनपुट है जो कि वी एम साइन ओमेगा टी है, तो 0 से लेके पाई तक क्या होगा, आपका जो सिग्नल होगा वो पॉजिटिव होगा, जिसके कारण हमारा थायरिस्टर T1 और T2 ऑन होगा। इसके बाद में निगेटिव हाफ साइकिल के लिए पाई से लेके 2 पाई तक T3 और T4 हमारे ऑन होते हैं और इस रजिस्टिव इंडक्टिव लोड को लोड करंट सप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर डिसकंटिन्यूस करंट at omega t equal to 0 with 0 load current, SCRs T1 and T2 in the bridge rectifier will be forward bias and T3 and T4 will be reverse bias as the voltage source becomes positive। तो ये बता रहा है आपका, अभी वेव फॉर्म में हम लोग देखेंगे कि होगा क्या कि जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल में SCRs को ट्रिगर करेंगे तो उस समय हमारा थायरिस्टर T1 और T2 क्या होगा, ऑन होगा, और T3 T4 क्या होंगे, आपके रिवर्स बायस होंगे, जिसके कारण आपका क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ओके, इसके बाद में दिया है कि गेट सिग्नल आर अप्लाइड टू T1 एंड T2 एट ओमेगा टी इक्वल टू अल्फ़ा। हम लोग क्या करेंगे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में थायरिस्टर T1 और T2 को ओमेगा टी इक्वल टू अल्फ़ा डिग्री पे क्या करेंगे, फायर करेंगे उसको ऑन करने के लिए। इसके बाद में है आपका द आउटपुट करंट कैन बी गिवन एज। तो सबसे पहले हम लोग इसका वेवफॉर्म देख लेते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप सीधे इसका आउटपुट वोल्टेज देख रहे हैं, नीचे दिया हुआ है। जब तक हमने SCR को ट्रिगर नहीं किया, यहाँ तक हमारा क्या है, अल्फ़ा है। अल्फ़ा से पाई तक क्या आ रहा है आपका आउटपुट, अल्फ़ा से लेकर पाई तक आपका आउटपुट कुछ इस प्रकार से आ रहा है। ओके, अब इस सर्किट में इंडक्टेंस के प्रेजेंट होने के कारण SCR फोर्सफुली कुछ और टाइम के लिए कंडक्ट करेगा, जिसके कारण निगेटिव में भी हमारा कुछ पल्स अपीयर होता है जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सिमिलरली पाई से लेके पाई प्लस पाई से लेके आपका 2 पाई तक क्या होगा, निगेटिव हाफ साइकिल को क्या करेगा, रेक्टिफाई करेगा और उस AC सिग्नल को DC में चेंज करेगा। तो हमें जो है मोड 1 में या फिर जब हमारा थायरिस्टर T1 और T2 ऑन होंगे तो उस टाइम हमारा जो SCR है T1 और T2 कंडक्ट करेगा और जो आउटपुट वेव फॉर्म आएगा वो आपका अल्फ़ा से लेके पाई तक अपीयर होगा, यानी ये वाला एरिया जो हम सेट कर रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है। ओके, और इस सर्किट में इंडक्टेंस के प्रेजेंट होने के कारण क्या होगा, आपका पाई से लेके पाई प्लस बीटा तक आपका क्या होगा,
पाई से लेके पाई प्लस बीटा तक निगेटिव में वोल्टेज अपीयर होगा और निगेटिव में वोल्टेज अपीयर होगा। इसके बाद में सिमिलरली पाई प्लस अल्फ़ा से लेके 2 पाई तक आपका फिर से एक निगेटिव हाफ साइकिल के लिए वेव फॉर्म अपीयर होगा। ओके, और सिमिलरली 2 पाई प्लस बीटा फिर हमारा क्या होगा, निगेटिव वेव फॉर्म अपीयर होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस क्या नाम है, जब हम लोग रजिस्टिव इंडक्टिव लोड अप्लाई करेंगे या फिर आरएल लोड अप्लाई करेंगे फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर में, तो हमारा आउटपुट वेव फॉर्म क्या होता है, दोनों साइकिल्स को यानी कि पॉजिटिव साइकिल और निगेटिव साइकिल दोनों को क्या करता है, रेक्टिफाई करके प्लस में भेज देता है। ओके, लेकिन इंडक्टेंस के प्रेजेंट होने के कारण कुछ वोल्टेज हमारा नेगेटिव भी अपीयर होता है। ओके, अब हम लोग अगर इस वेव फॉर्म के एनालिसिस करें, ये एनालिसिस हम लोग ऑलरेडी जो है जब हमने हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर पढ़ा था तो वहाँ पे हम लोग इसको ऑलरेडी देख चुके हैं, जहाँ पे क्या था आपका कि द आउटपुट करंट कैन बी गिवन एज, तो वहाँ पे हमने फाइंड किया था कि आई नॉट ओमेगा टी यानी कि आउटपुट करंट फ्लोइंग थ्रू दी रजिस्टिव इंडक्टिव लोड इज गिवन बाई वी एम बाई जेड साइन ओमेगा टी माइनस थीटा माइनस साइन अल्फा माइनस थीटा ई टू दी पावर माइनस ओमेगा टी माइनस अल्फा अपॉन ओमेगा टाउ, जहाँ पे हमारा वी एम क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द सप्लाई, जेड क्या है, इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, इसके बाद में थीटा है आपका इम्पिडेंस एंगल, और टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। ओके, तो टाउ आपको याद रखना है, टाउ क्या होता है आपका रेजिस्टिव इंडक्टिव के लिए L बाई आर होता है। ओके, और यहाँ पे दिया हुआ है कि इम्पिडेंस को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, और इम्पिडेंस एंगल को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर, और टाउ को यहाँ पे दिया हुआ है L बाई आर से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। द एबव करंट फंक्शन बिकम्स जीरो एट ओमेगा टी इक्वल टू बीटा, तो जैसा कि हमने वेव फॉर्म में देखा कि हमारा बीटा जब बीटा पे क्या हो जा रहा है, आपका करंट की वैल्यू जीरो हो जा रही है। ओके, इफ़ द करंट रिमेन्स एट जीरो अंटिल ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस अल्फ़ा, यानी कह रहा है कि बीटा से लेके पाई प्लस अल्फ़ा तक अगर आपका करंट जीरो है, इसका मतलब क्या है कि हमारा करंट एक बार प्लस है फिर जीरो हो रहा है कुछ टाइम के लिए फिर से प्लस हो रहा है, इसका मतलब करंट हमारा कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस मोड। ओके, अब इसके बाद में फिर कह रहा है कि व्हेन गेट सिग्नल आर अप्लाइड टू T3 एंड T4 which are then forward biased and begin to conduct, this mode of operation is called as discontinuous current as shown in figure B। तो यहाँ फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि जब हमारा क्या होगा, जब हमारा SCR T3 और T4 ऑन होगा तो उसके कारण भी क्या होगा, कुछ ही टाइम तक के लिए अब क्या होगा, आपका जो AC सिग्नल है वो रेक्टिफाई होगा। कहाँ से कहाँ तक होगा रेक्टिफाई, पाई प्लस अल्फ़ा से लेके 2 पाई प्लस बीटा तक, यहाँ तक आपका सिग्नल हमें अपीयर होगा, और इसमें भी आपका कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव और कुछ टाइम के लिए निगेटिव आएगा। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको सिंपल सा याद रखना है कि इफ़ बीटा इज़ लेस देन पाई प्लस अल्फ़ा, यानी कि 180 प्लस फायरिंग एंगल से अगर बीटा हमारा कम है तो इसका मतलब हमारा डिसकंटिन्यूअस करंट है। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद में कह रहा है कि द एनालिसिस ऑफ कंट्रोल्ड फुल वेव रेक्टिफायर ऑपरेशन in the discontinuous current mode is identical to that of controlled half wave rectified except that the period for the output current is pi rather than 2 pi। ओके, तो यहाँ बता रहा है कि इसकी जो एनालिसिस हम लोग करेंगे तो जो भी एक्सप्रेशंस आते हैं ये आपके हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर की तरीके से होते हैं। सिर्फ क्या होता है आपका कि वहाँ पे जीरो से लेके पाई तक के लिए हम लोग वैल्यूज़ को निकालते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें आउटपुट दोनों साइकिल्स में मिलता है, जिसके कारण हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है कि उसका टाइम पीरियड चेंज हो जाता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो ड्यूरेशन होता है, जिस ड्यूरेशन के लिए हमें सिग्नल मिलेगा वो सिग्नल उतने ड्यूरेशन के लिए अपीयर होगा। तो यहाँ पे क्या आता है कि द एवरेज DC आउटपुट वोल्टेज VDC इक्वल टू, ओके, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आएगा VM बाई पाई कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा। ओके, वहाँ पे क्या था VM बाई 2 पाई, यहाँ पे VM बाई पाई है। ओके, सिमिलरली एवरेज आउटपुट DC करंट VM बाई पाई आर कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा। इसके बाद हम लोग RMS वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्या निकल के आएगा, VM स्क्वायर अंडर रूट VM स्क्वायर अपॉन 2 पाई बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस 1/2 साइन 2 बीटा प्लस 1/2 साइन 2 अल्फ़ा। ओके, तो सिर्फ क्या हो रहा है कि आपका जो हमने प्रीवियस केस देखा था उसमें और इसमें क्या अंतर है कि जो हमारा ड्यूरेशन है, टाइम है, वो क्या हो रहा है, पाई से 2 पाई बढ़ गया। ओके,
इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉन्टिन्यूस करंट की। So if the load current is still positive at omega t equal to pi plus alpha when gate signal are applied to T3 and T4, in the above analysis T3 and T4 are turned on and T1 and T2 are forcefully off. ओके तो मतलब कह रहा है कि जब वो साइकिल चेंज करेगा तो उस टाइम क्या होगा आपका कि हमारा जो T3 और T4 है वो टर्न ऑन हो जाएगा और T1 T2 क्या हो जाएंगे, फोर्सफुली ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि उसके अक्रॉस में रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई होगा। The initial condition for current in the second half cycle is not zero. ओके तो इसमें क्या होता है कि करंट हमारा क्या होगा, सेकंड हाफ साइकिल में जीरो नहीं हो रहा है, बल्कि पहले केस में जो हम पढ़ रहे थे वहाँ पे क्या था कि सेकंड साइकिल में यानी कि पाई से लेकर 2 पाई के बीच में करंट कहीं पे थोड़ा सा जीरो हो रहा था। ओके इसलिए हम उसको डिसकंटिन्यूस बोल रहे थे। इन कॉन्टिन्यूस करंट ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस अल्फा, द करंट एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो फॉर कंटिन्यूस करंट ऑपरेशन। मतलब कह रहा है कि ओमेगा टी की वैल्यू होगी वो पाई प्लस अल्फ़ा से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके हमारा करंट क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ओके तो यहाँ पे दिया है इफ़ आई एट पाई प्लस अल्फ़ा इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो। ठीक है तो यहाँ से हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा यही निकल के आता है कि साइन थीटा माइनस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस पाई बाई ओमेगा टाउ मस्ट बी ग्रेटर दैन जीरो। तो ये इसमें सारी चीज़ें यही बता रहा है आपका कि जब आपका ओमेगा टी पाई प्लस अल्फ़ा से ज़्यादा होगा तो उस समय हमारा करंट क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। ओके मतलब कि करंट डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग करंट वेव फॉर्म देख सकते हैं कि जीरो से लेके आपका अल्फ़ा तक करंट इस तरीके से डिके हो रहा है, फिर अल्फ़ा से लेके पाई प्लस अल्फ़ा तक या फिर बीटा तक क्या हो रहा है आपका, इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, फिर इस तरीके से हमें वेव फॉर्म अपीयर हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा क्या है, कॉन्टीन्यूस करंट यहाँ पे हमें मिल रहा है। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, पाई प्लस अल्फ़ा को क्या कर रहे हैं, ओमेगा टी आपका क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पाई प्लस अल्फ़ा। ओके सिमिलरली जो इसका जो वोल्टेज वेव फॉर्म आएगा वो कुछ इस प्रकार से अपीयर होता है। ओके निगेटिव में फिर थोड़ा सा पॉजिटिव में इस तरीके से अपीयर हो रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो निगेटिव में वोल्टेज आ रहा है इसको हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, अगर हम लोग जो रजिस्टिव इंडक्टिव लोड है उसके क्रॉस में हम लोग क्या करें, अगर फ्रीव्हीलिंग डायोड हम लोग यूज कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा, जो निगेटिव वोल्टेज जो हम सेट कर रहे हैं यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग रिमूव कर देंगे और हमारा करंट भी कैसा होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। ओके तो अगर हम लोग वेव फॉर्म को सॉल्व करें कि फॉर अल्फ़ा ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा हमारा कैसे निकालेंगे, या इम्पीडेंस एंगल tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर, इसको हम लोग नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, अल्फ़ा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर फॉर कॉन्टीन्यूस करंट। ओके तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कि कॉन्टीन्यूस करंट के लिए क्या होना चाहिए आपका, जो अल्फ़ा यानी फायरिंग एंगल है वो इम्पीडेंस एंगल से क्या होना चाहिए, उसके बराबर या फिर छोटा होना चाहिए, तब जाके हमें कॉन्टीन्यूस करंट मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा होगा तो क्या मिलेगा, हमें डिसकॉन्टीन्यूस करंट मिलता है। ओके द एवरेज आउटपुट वोल्टेज एंड करंट आर, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हमारे क्या नाम है, जो हमारा पहले हमने पढ़ा था उस केस में क्या आ रहा था आपका Vm बाई 2 पाई, ओके या Vm बाई पाई कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 Vm बाई पाई, तो यहाँ पे 2 का फैक्टर आ गया, यानी कि जो हमारा DC आउटपुट वोल्टेज है वो दुगना हो गया एज कम्पेयर टू प्रीवियस केसेस। इसी तरीके से IDC की वैल्यू भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और RMS हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं VRMS अपॉन इम्पीडेंस या VRMS अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। ओके तो ये इसके एनालिसिस में निकल के आता है जब हम लोग वेवफॉर्म की एनालिसिस करते हैं। ओके तो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया कि हम जब सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर में क्या करते हैं, रजिस्टिव इंडक्टिव लोड अप्लाई करते हैं, तो उस समय क्या होता है आपका कि अल्फ़ा से लेके पाई तक आपका आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव में और पाई से लेके बीटा तक आपका आउटपुट वोल्टेज निगेटिव आता है। इसके बाद में क्या होता है आपका सिमिलरली आपका जो है पाई प्लस अल्फ़ा से 2 पाई तक आपका क्या आएगा, आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव, और 2 पाई प्लस अल्फ़ा से 2 पाई प्लस बीटा तक क्या आएगा आपका, निगेटिव आता है। ओके 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस बीटा तक आपका
निगेटिव आता है। तो ये हमने देखा, तो हम लोग उस निगेटिव वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं बाय इंसर्टिंग अ फ्रीव्हीलिंग डायोड अक्रॉस जो हमारा लोड था उसके अक्रॉस हम लोग लगा देंगे फ्रीव्हीलिंग डायोड, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, निगेटिव वोल्टेज को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला केस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमारा अगला कन्वर्टर देखते हैं जो कि है सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ओके, तो ये आपका क्या है, एक ब्रिज की तरीके से दिखाई दे रहा है। तो पहले वाले में और अभी वाले में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे हम लोग 2 थायरिस्टर और 2 डायोड का यूज करते हैं। ओके, तो पहले वाले में क्या था आपका कि वो भी आपका एक ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन था। यहाँ पे हमारे पास 2 थायरिस्टर हैं और 2 डायोड्स हैं। ओके, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सेमी कन्वर्टर बोलते हैं। तो फिगर ए शोज अ सिंगल फेज हाफ कंट्रोल्ड सेमी कन्वर्टर रेक्टिफायर। दिस कॉन्फ़िगरेशन कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थायरिस्टर्स एंड डायोड्स एंड यूज टू एलिमिनेट एनी नेगेटिव वोल्टेजेस ऑकरेंस एट द लोड टर्मिनल्स। यानी कोई निगेटिव वोल्टेज हमारे लोड टर्मिनल्स पे ना अपीयर हो, इसके कारण हमने क्या किया, एक फ्रीव्हीलिंग डायोड भी लोड के पैरेलल में लगाया हुआ है। ओके, for one total period of this circuit the corresponding waveforms are shown in figure B। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक सेमी कन्वर्टर है जिसका आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म कुछ इस प्रकार से आता है। ओके, तो अल्फा से लेके पाई तक आपका क्या आ रहा है, आउटपुट वोल्टेज आ रहा है। फिर पाई से लेके अगले फायरिंग एंगल तक क्या हो रहा है, आपका 0 हो जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है, वोल्टेज को क्लिप कर दे रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूअस कंडक्शन को प्राप्त करते हैं। द एवरेज डीसी आउटपुट वोल्टेज, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा सेमी कन्वर्टर है उसका आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन क्या होगा, तो वी एम बाई पाई 1 प्लस कॉस अल्फ़ा, वी एम बाई पाई आर 1 प्लस कॉस अल्फ़ा एंड इट्स आर एम एस वैल्यू इज़ वी एम अंडर रूट 1 बाई 2 माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 पाई साइन 2 अल्फ़ा अपॉन 4 पाई। तो यहाँ से हम लोग आर एम एस वोल्टेज, एवरेज आउटपुट करंट, एवरेज आउटपुट वोल्टेज और आरएमएस करंट, चारों चीज़ें हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद में हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारा जो लोड है वो कितना पावर डिलीवर्ड करेगा। ओके, या कितना पावर लोड को डिलीवर हुआ है या फिर कितना पावर लोड एब्जॉर्ब किया है, इसको निकाल सकते हैं। पावर इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। ओके, और इसके बाद में जो है एक हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने यही देखा कि सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के क्रॉस में जब हम लोग रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड अप्लाई करते हैं तो उस समय क्या होता है आपका, उस समय आपका होता क्या है कि हमारा आउटपुट वोल्टेज अल्फ़ा से लेकर पाई तक पॉजिटिव आता है, पाई से लेकर बीटा तक आपका आउटपुट वोल्टेज निगेटिव आता है। फिर आपका पाई प्लस बीटा से लेके 2 पाई तक आपका आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव, देन 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस बीटा तक आपका आउटपुट वोल्टेज निगेटिव आता है। और दोनों साइकिल्स को, यानी कि पॉजिटिव साइकिल और निगेटिव साइकिल, दोनों को एसी को डीसी में चेंज कर देता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। यानी इसके दोनों पल्सेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं बाय वेयरिंग द फायरिंग एंगल ऑफ द SCR। ओके, इसके बाद में हम जो हमारा निगेटिव वोल्टेज अपीयर होता है अक्रॉस द लोड, उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं बाय एक हम लोग फ्रीव्हीलिंग डायोड लगाते हैं लोड के पैरेलल में, जो क्या करता है, जो निगेटिव वोल्टेज को क्या करता है, क्लिप कर देता है या उसको जीरो कर देता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है आपका फ्रीव्हीलिंग डायोड से, कि हमारा जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो क्या हो जाता है, वो कॉन्टीन्यूअस हो जाता है। आपका जो हमारा निगेटिव वोल्टेज आ रहा था वो आपका क्या करता है, उसको जीरो कर देता है, जिसके कारण हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। ओके, इसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि अ फुल वेव कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर हैज अ सोर्स ऑफ 120 वोल्ट RMS एट 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, R इक्वल टू 10 ओम, L इक्वल टू 20 मिली हेनरी, बीटा इक्वल टू 216 डिग्री एंड अल्फ़ा इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, यहाँ पे आपका 60 डिग्री होगा। ओके, डिटरमाइन एन एक्सप्रेशन फॉर लोड करंट, द एवरेज लोड करंट एंड द पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड। तो इसमें हमें बताना है कि करंट का एक्सप्रेशन कैसा होगा इन डेटास के लिए या इन वैल्यूज़ के लिए, यानी अल्फ़ा बीटा और जो भी हमारे वैल्यूज़ दी हुई हैं इनके चलते आपका जो एक्सप्रेशन आएगा वो कैसा होगा। और हमें बताना है कि द एवरेज लोड करंट और द पावर डिसिपेटेड बाय द लोड। ओके, तो इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं आपकी, इसमें आपका Vs दिया हुआ है। ओके, तो इसमें गिवन क्या है आपका, गिवन
वी एस इक्वल टू 120 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी आपकी है 60 हर्ट्स, रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है 10 ओम, इंडक्टेंस इज 20 मिली हेनरी, बीटा इज 216 डिग्री एंड अल्फ़ा इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये सारे डेटा हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अब इनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमसे पूछा गया है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वी एस से हम लोग वी एम निकाल लेते हैं, यानी मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा, क्योंकि इसे हमें एक्सप्रेशन में यूज करना पड़ेगा। तो वी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 इंटू वी एस, तो हो जाएगा आपका √2 मल्टीप्लाइड बाई 120, तो ये हमारा निकल के आएगा 169.7 वोल्ट। ओके, यानी इतना वोल्टेज हमारा क्या होगा, 169.7 वोल्ट। ओके, सिमिलरली हम लोग इम्पिडेंस निकाल सकते हैं, यानी जेड हमारा क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू हो जाएगा √r² प्लस ω_L²। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो r की वैल्यू आपकी दी हुई है 10 का स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू 2πf, दैट इज 2π इंटू 60 इंटू एल इज 0.02, क्योंकि मिली हेनरी में दिया हुआ है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हेनरी में लिखेंगे। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो जेड हमारा कितना निकल के आता है सॉल्व करने के बाद, 12.5 ओम। ओके, यानी कि आर एल लोड हमारा दिया हुआ है, तो यहाँ पे इम्पिडेंस जो अपीयर होगा वो 12.5 ओम अपीयर होगा। ओके, इसके बाद में आपका अल्फ़ा दिया हुआ है 60 डिग्री। ओके, अब हम लोग एक्सप्रेशन क्या जानते हैं, पहला पूछ रहा है कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ करंट। ओके, यानी लोड करंट का हमें एक्सप्रेशन बताना है। तो हम लोग अभी फॉर्मूला हम लोग देखे हैं इसके एक्सप्रेशन में कि I0 ओमेगा टी इक्वल टू VM बाई जेड साइन ओमेगा टी माइनस थीटा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा माइनस थीटा इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा माइनस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा टाउ। ओके, तो ये एक्सप्रेशन होता है इसका। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अल्फ़ा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, इसके बाद में जो है टाउ की वैल्यू यानी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज़ L/R। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा, तो हम लोग यहाँ पे टाउ कैसे निकालेंगे, टाउ यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा टाउ इक्वल टू L/R। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, L और R की वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आता है I0 ओमेगा टी, जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो आपका आएगा 13.6 साइन ओमेगा टी माइनस क्या है आपका थीटा है, जो कि थीटा हमारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा L/R, और उसको हम लोग रेडियन में रखेंगे क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या होता है रेडियन में रहता है। तो यहाँ से हो जाएगा 0.646 माइनस 21.6 ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी डिवाइड बाई 0.754। ओके, तो ये एक्सप्रेशन निकल के आता है आपका I0 ओमेगा टी का, कब, जब हमारे पास ये डेटा दिए होंगे, यानी अल्फ़ा बीटा गामा जो भी हमारा डेटा दिया हुआ है उसके कारण जो हमारा फंक्शन I0 ओमेगा टी आया वो इतना निकल के आता है। इसके बाद में अगला इसमें पूछ रहा है आपसे, अगला पूछ रहा है आपका कि फाइंड द एवरेज लोड करंट, यानी एवरेज लोड करंट की बताइए। तो एवरेज लोड करंट हम लोग कैसे निकालेंगे, एवरेज लोड करंट ओके, तो एवरेज लोड करंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका,
आई डी सी इक्वल टू वी एम बाई पाई आर कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी एम हमने निकाला था 169.7 डिवाइड बाई पाई इंटू आर है आपका 10 ओम, कॉस अल्फ़ा इज 60 डिग्री। ओके, तो कॉस 60 माइनस कॉस बीटा की वैल्यू 216 डिग्री, 216 डिग्री। तो यहाँ से जब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आई डी सी तो हमारा कितना निकल के आएगा, आई डी सी 7.07 एम्पियर। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आई डी सी निकाल लेंगे। इसके बाद में इसमें तीसरा पार्ट पूछा है कि आर एम एस करंट कितना होगा। तो आई आर एम एस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, आई आर एम एस इज इक्वल टू 1/z अंडर रूट वी एम स्क्वायर। वी एम स्क्वायर मीन्स वी एम स्क्वायर हम लोग लिख देते हैं 169.7 का होल स्क्वायर अपॉन 2 पाई माइनस इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपका बीटा माइनस अल्फ़ा। ओके, बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस 1/2 साइन 2 अल्फ़ा। ओके, प्लस 1/2 साइन 2 अल्फ़ा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में बीटा की वैल्यू रेडियन में, बीटा अल्फ़ा की वैल्यू रेडियन में, और यहाँ पे हमारा साइन के साथ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिग्री में पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा आरएमएस आउटपुट करंट निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा, 8.8 एम्पियर। ओके, इसके बाद में जो इसका पावर है, पावर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, पावर इक्वल टू होता है आपका P इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो आई आर एम एस हमने निकाला है 8.8 स्क्वायर इंटू 10, और ये कितना आ जाएगा आपका 774। ओके, तो हमने ये न्यूमेरिकल भी देख लिया। तो आज के लेक्चर में हमने मेनली क्या देखा कि सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आर एल लोड, और हमने उसके दो केसेस देखे कि कॉन्टिन्यूस करंट कब फ्लो होगा और कब डिसकॉन्टिन्यूस करंट फ्लो होगा। तो हमने ये पाया कि जब आपका ओमेगा टी क्या होगा, पाई प्लस अल्फ़ा से कम होगा तो उस समय हमारा डिसकॉन्टिन्यूस होगा, और जब उससे ज़्यादा होगा तो हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। ओके, बाकी अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।